गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बहुत बढ़िया बेटा, तुम सब बताओ, सब ठीक ठाक? चलो, सब कुछ बढ़िया है तो शुरू करते हैं बिना देरी के। प्रभात भाई, चलो भाई शुरू करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। और अब हमारा सेशन 1932 से 42 के बीच में पहुंच गया है। 1932 तक तो हमने कल कर लिया था, आज 1932 से 42 के बीच में करेंगे। जल्दी से बेटा सभी लोग रिस्पॉन्ड करो भाई। बहुत बढ़िया पंकज बाबू, अभिषेक, थैंक यू बेटा। चलो चलो देखो ध्यान से अब हमारे पास 1932 से 1942 के इवेंट्स हैं, और उससे पहले आप सब जानते हो कि आप लोगों के लिए खुशखबरी, और अब तो साहिल सर ने भी बता ही दिया आपको कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी कोर्स ले रखा है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐप पर, उनके लिए हमारा जो ATM बैच है वो 599 का हो रखा है। तो आप लोग जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कर लो। बेसिकली आपने तो ग्रैब किया हुआ है, जो हमारे दूसरे भाई बहन हैं जो आप लोगों के जान पहचान में हैं उनको बोल सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो कि वो भी इस ऑफर को ग्रैब कर ले। और साथ ही साथ अभी वो ऑफर चल रहा है तो इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है, पर अगर किसी को सिर्फ जीके पढ़नी है तो वो 299 का ये जीके वाला कोर्स ले सकता है, ठीक है। पर मैं सजेस्ट यही करूंगा कि 599 वाला जो है फिलहाल आपके लिए बहुत फायदेमंद है, वो सस्ता है, उसको आप लोग ले लो अभी, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी 15 जुलाई तक ही है। और इससे ज्यादा फायदेमंद वो है क्योंकि वहां पे सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है। चलो, बाकी टाइम टेबल आप सबको मालूम है कि सुबह 10 बजे साइंस की क्लास, 1 बजे रीजनिंग, 2 बजे हमारे साहिल सर की क्लास, और जीके स्टैटिक की क्लास मेरी क्लास होती है शाम को 6 बजे। और यह है बच्चों हमारा पहला सवाल, यह है हमारा पहला सवाल। बेटा PDF शेयर कर दी गई है, PDF अपलोड हो जाएगी कल वाली, टेंशन ना लो, ध्यान से देखो। थैंक यू शुभम, थैंक यू बच्चे। चलो बेटा, 4/9/11 की PDF नहीं मिली है, ठीक है यश, गौरव जी को बताया जाएगा ये भी। 4/9/11, 1 सेकेंड। ठीक है भाई लोग, शुरू करते हैं। चलो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। द अगस्त ऑफर वॉज प्रेजेंटेड बाई, अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, आप ध्यान से देखो, आज सब बढ़िया चल रहा है, अब इधर ध्यान से देखो, बातें नहीं। द अगस्त ऑफर वॉज प्रेजेंटेड बाई, अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो आंसर तो तुम सबको मालूम होगा पहले से शायद, अगर तुमने पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री तो ये आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। अब मैं पहले इसकी कहानी बता देता हूं, देखो, क्योंकि इसके बेसिस पे फिर तुम्हारे जो अगले 2-3 क्वेश्चन है वो भी हो जाएंगे। बेसिकली होता क्या है बेटा, 1940 में, 1940 में हमारा जो एक वायसरॉय है, हमारा जो वायसरॉय है इंडिया का, उसका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो, है ना, लॉर्ड लिनलिथगो, ये इसका पूरा नाम है। लॉर्ड लिनलिथगो, ये इसका नाम है, वायसरॉय का नाम। और ये जो है 1936 से लेकर 1943 तक हमारा वायसरॉय रहता है। 1936 से 1943 तक ये हमारा वायसरॉय रहता है। ध्यान से देखो बेटा सभी लोग, अब देखो बेटा, 1936 से 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो हमारा वायसरॉय है। अब ये एक चीज याद रखना, अगर तुमसे कभी सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे लंबे टाइम तक किस वायसरॉय ने इंडिया में वायसरॉय के पद पर सर्व किया है, सबसे लंबे टाइम तक वायसरॉय के पद पर कौन सा ऑफिशियल रहा है, तो याद रखना ये लॉन्गेस्ट सर्विंग है,
ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसरॉय है, सबसे लंबे टाइम के लिए इसने सर्व किया है, लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसरॉय, सबसे लंबे टाइम तक सर्व करने वाला वायसरॉय है बच्चों ये, ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसरॉय। ठीक है भाई, वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथ को। अब बात यह है कि ये अगस्त ऑफर दे रहा है हमें, अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में अगस्त ऑफर दिया। अब ये ऑफर है क्या, ये प्रस्ताव है क्या, ध्यान से सुनो। बेसिकली हुआ यह है कि 1939 में, यहां पे ईयर है 1939 और यहां पर ईयर है 1945, तो 1939 से 1945 के बीच में चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2। ध्यान से देखो बेटा, ये बंदा 1936 से 1943 के बीच में है, अभी हम बात कर रहे हैं 1940 की, और इस टाइम पे 1939 से 1945 के बीच में चल रहा है विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 ये चल रहा है। तो अब इस वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दो ग्रुप। अब कौन से दो ग्रुप है तुम सब जानते हो, सेम दो ग्रुप है, बस कंट्रीज थोड़ी अलग अलग हो गई हैं। जैसे एक ग्रुप तो है अपना एलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्र, है ना, सब जानते हो एलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र, एक तो ये लोग हैं, और दूसरे हैं एक्सेस पावर्स यानी धुरी शक्तियां, एक्सेस यानी धुरी शक्तियां, ठीक है, ध्यान से देखो, धुरी शक्तियां। अब इस तरफ देखो कुछ कंट्रीज इधर उधर होंगी। एलाइड में एक तो है ब्रिटेन, जो कि पहले भी था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, फिर यहां पर है फ्रांस, फिर यहां पर है यूएसएसआर, यहां पर है अपना, यहां पर है बच्चों अपना यूएसए, और इनको सपोर्ट करने आता है चाइना, ठीक है, इनको सपोर्ट करने आता है चाइना। ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए और चाइना एक तरफ, और इस तरफ जर्मनी तो पहले भी था वर्ल्ड वॉर 1 में, तो यहां पर भी है जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में भी था, वर्ल्ड वॉर 2 में भी है। सेकंड, यहां पर इस बार इटली भी आ गया, इस बार जापान भी आ गया। अब ये क्या कहानी है कि क्यों आ गए, ये बताने का वक्त नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड कहानियां हैं, ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, गूगल करो, यूट्यूब करो, कुछ भी करो, ठीक है, पर अभी जो हमारा कंटेंट हम उस पर टिके रहेंगे, याद रखना। तो जो इटली और जापान पहले एलाइड पावर्स में थे, अब एक्सेस पावर्स की तरफ आ रखे हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, और अब ये ग्रुप बन गया है एलाइड पावर्स का, एक्सेस पावर्स का, और इस टाइम पे युद्ध चल रहा है और ब्रिटेन फिर से पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर से ब्रिटेन को चाहिए सिपाही, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में ये ससुरे सिपाही लेके गए थे ना। ध्यान से देखो बेटा, कि वर्ल्ड वॉर 1 में जैसे ब्रिटेन हमारे हिंदुस्तान से सिपाहियों को भर्ती करके लेके गया था कि तुम्हें सैलरी बढ़िया देंगे, जब जीत के आ जाओगे तुम्हें पेंशन देंगे, तुम्हें प्रमोशन देंगे, तुम्हें ऑनर करेंगे, सब करेंगे, किया कुछ नहीं, दिया हमें क्या, रोलेट एक्ट। तो इस बार हम लोग सतर्क हैं क्योंकि ब्रिटेन फिर से पार्टिसिपेट कर रहा है, और ब्रिटेन को फिर से आर्मी में एक्स्ट्रा ट्रूप्स की जरूरत है। जो लोग इनके अंडर अभी सर्व कर रहे हैं वो तो जाहिर है लड़ने के लिए, पर इनको एक्स्ट्रा ट्रूप्स की जरूरत है। अब एक्स्ट्रा ट्रूप्स के लिए फिर से आएंगे हमारे सामने भीख मांगने कि सिपाही दे दो, हमको आर्मी में भर्ती करना है, हमको वर्ल्ड वॉर 2 लड़वाना है, फिर से आ जाएंगे शक्लें दिखा के अपनी। तो ब्रिटेन जो है बच्चों ध्यान से देखो, वर्ल्ड वॉर 2 में फिर से पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर से इसको आर्मी की जरूरत है, एक्स्ट्रा ट्रूप्स की जरूरत है। तो क्या होता है, अब ये वापस से लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ब्रिटेन जो है एक ऑफर दिलवाता है हमें, उसे बोलते हैं अगस्त ऑफर। यानी अगस्त ऑफर का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगस्त ऑफर का ऑब्जेक्टिव यह है कि हिंदुस्तान के लोग अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट कर लें और इसके बदले जो यंगस्टर्स हैं उनको आर्मी में भर्ती करवा दें, ताकि वर्ल्ड वॉर 2 में हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाए मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सिपाहियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लॉर्ड लिनलिथगो क्या करता है, ध्यान से सुनो बेटा, लॉर्ड लिनलिथगो क्या करता है कि ये ऑफर देता है, ध्यान से देखो क्या ऑफर देता है, मैं यहां पे बता रहा हूं, देखो यहां पे ध्यान से देखना। लॉर्ड लिनलिथगो ऑफर देता है हमारी आईएनसी को, और आईएनसी में तुम सबको मालूम है कौन है यहां पर फेमस लीडर जिसको ये ऑफर मिल रहा है ना, महात्मा गांधी और नेहरू जी के सामने, आईएनसी के इन दो लीडर्स के सामने लॉर्ड लिनलिथगो एक ऑफर देता है अगस्त के महीने में। उस ऑफर को हम बोल रहे हैं अगस्त ऑफर। और ये अगस्त ऑफर में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, ये बोल रहा है कि हम लोग जो है एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बना रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि हम लोग एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बना रहे हैं, ध्यान से सुनो बेटा। तो अगस्त प्रस्ताव में ये क्या प्रस्ताव दे रहा है कि हम लोग एक वॉर एडवाइजरी
काउंसिल बना रहे हैं, मतलब युद्ध संबंधी सलाह समिति। ध्यान से देखो बेटा, ये बोल रहे हैं कि हम एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बना रहे हैं, युद्ध संबंधी सलाह समिति बना रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि इस बार इंडियंस को जगह दे दें उसमें। हम बोल रहे हैं, गांधी जी बोल रहे हैं, नेहरू जी बोल रहे हैं, भाई ऐसा क्यों? युद्ध संबंधी सलाह समिति, युद्ध तुम्हारा, इंडिया तो अपना पार्टिसिपेट यहां पे कर नहीं रहा है, तो तुम ये बताओ कि इंडियंस को भर्ती करके इस युद्ध संबंधी सलाह समिति में करके करोगे क्या? मतलब हमें देखो, युद्ध संबंधी सलाह समिति का काम क्या होगा कि ब्रिटेन को बताए कि युद्ध कैसे करना है, और ये बोल रहे हैं कि इसमें हम इंडियंस भरेंगे। यानी अगर इस समिति में तुम इंडियंस भरोगे तो इंडियंस तुम्हें बताएंगे कि तुम कैसे युद्ध लड़ोगे। यही बात है ना। इनको बोला गया, इनसे पूछा गया कि आप ये कह रहे हो कि भाई भारतीय आपको बताएं कि आप वर्ल्ड वॉर 2 कैसे लड़ोगे, यूरोप में आप वर्ल्ड वॉर 2 कैसे लड़ोगे ये हम बताएं आपको, आप अफ्रीका में वर्ल्ड वॉर 2 कैसे लड़ोगे हम ये बताएं आपको, आप साउथ ईस्ट एशिया में यानी दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह में वर्ल्ड वॉर 2 कैसे लड़ोगे, वियतनाम वगैरह, वो हम बताएं आपको। अरे ससुरा, हमको कौन सा यूरोप की नदियां और पहाड़ मालूम है कि हम बोलेंगे अच्छा उस पहाड़ पर चढ़ जाना, वहां से गोली मारना, फिर उस पहाड़ से उतर के फिर उस नदी के बीच में जाके गोली मारना। बस साला हमको ना साउथ अफ्रीका का मालूम, ना अफ्रीका का मालूम, ना अपना यूरोप को मालूम, उसके बाद ना हमें वियतनाम, लाओस किसी का नहीं मालूम। हम तुमको कैसे सलाह देते कि वर्ल्ड वॉर तुम कैसे लड़ोगे? तुम समझ में आ रही है बात? मतलब सीन क्या है भाई? अब मैं बताता हूं इंडिया का बेनिफिट क्या है। इंडिया को चढ़ा रहे हैं ये, बेनिफिट कुछ नहीं है। बोल रहे हैं कि देखो आप लोगों के कहने पे हम वर्ल्ड वॉर 2 लड़ेंगे। अबे हमारी तरफ से तो तुम अपनी ऐसी तैसी करवाओ, हमारे कहने पे वर्ल्ड वॉर, और तुम हमारे कहने पे वर्ल्ड वॉर 2 लड़ोगे। हम तो ये बोलते हैं हमें आजादी दे दो, दे दोगे आजादी? नहीं दोगे ना, तो हमारे कहने पे लड़ोगे क्यों? ससुरे चपलू बना रहे हैं। मतलब ये बोल रहे हैं ये हमें इंपॉर्टेंट फील करवाना चाहते हैं। देखो हमने एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई, हमने तुम्हें उसमें जगह दी, और तुम हमें बता रहे थे कि हम वर्ल्ड वॉर 2 कैसे लड़े। कितनी बड़ी बात है, ये साले एहसान जताना चाह रहे हैं हमारे ऊपर। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब क्या होता है, एक ऑफर तो ये था कि वॉर एडवाइजरी काउंसिल बना रहे हैं, युद्ध संबंधी सलाह समिति बना रहे हैं, तो आप लोग आ जाओ उसमें मेंबर बन जाओ। हमने बोला हमको जरूरत नहीं है, हमको तुम्हें कोई सलाह नहीं देनी कि तुम्हें वर्ल्ड वॉर 2 कैसे लड़ना है, अपनी ऐसी तैसी करवाओ तुम। ठीक है भाई। दूसरी एक और यहां पर ऑफर दे रहे हैं, अगस्त प्रस्ताव दे रहा है ये लॉर्ड ललित को। क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि जो मेरी वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो मेरे वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यानी मेरी जो कार्यकारी परिषद है, जिसके आधार पर मैं डिसीजन लेता हूं, जिसके आधार पर मैं निर्णय लेता हूं, अभी उसमें 6 मेंबर्स हैं, है ना। ये क्या बोल रहा है कि अभी उसमें 6 मेंबर्स हैं। ललित को बोल रहा है कि मेरी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद, उसमें 6 मेंबर्स हैं, और उसमें एक इंडियन होता है अभी के टाइम में, तो उसके तो वोट की वैल्यू नहीं है कोई, तो उसकी तो कोई वोट की वैल्यू नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं जी इसको ना बढ़ा के 11 कर दूं, 6 को बढ़ा के कर दूं 11 मेंबर्स कर दूं मैं बढ़ा के, और 11 में से जो मेजॉरिटी है वो इंडियंस को दूं, यानी 11 में से जो 6 लोग हैं, 11 में से जो 6 लोग हैं वो इंडियन हो। अब बताओ, इंडियन की जब आपके पास मेजॉरिटी होगी मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो आप मुझसे कोई भी फैसला करवा सकते हैं, है ना भाई। क्या बोल रहा है कि वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स हैं, उनमें से एक इंडियन होता है। मैं सोच रहा हूं इसे 6 से 11 कर दूं और मेजॉरिटी आपको दे दूं, 6 इंडियंस हो, और वो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। अच्छा तुम साले, मतलब हमको क्या यहां पे क्या कुछ लिखा हुआ है क्या? हमको हमारे यहां कुछ लिखा हुआ है क्या? क्योंकि इसके बदले क्या चाह रहे हैं, इसके बदले चाह रहे हैं ट्रूप्स, हमसे चाह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल चूना लगा रहे हैं भाई, बिल्कुल चूना लगा रहे हैं, प्लेन चूना। गांधी जी और नेहरू जी समझ गए, ये साले चूना लगा रहे हैं। गांधी जी नेहरू जी बोले सुन बे मेरी बात, ये दोनों ऑफर जो है ना, इनकी बना ले पुड़िया, ठीक है, और ये अपने पास रख। ये बता कि आजादी कब देगा। इन्होंने क्या बोला, ये बताओ कि आजादी कब दोगे। ये फालतू की बातें बहुत सुन ली हम लोगों ने। ये बताओ कि आजादी कब मिलेगी भाई, हमें आजादी कब मिलेगी ये बताओ। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। हाँ भाई देखो, ये जो सांकेतिक शब्द हैं उनका इस्तेमाल तक ठीक है, मैं तुम सबको बोल रहा हूं। अगर जो गलती से ससुरा कोई गाली वाली निकाला, पहला बंदा मैं ही हूं जो तुम्हें साला ब्लॉक करवाएगा। ठीक है, हाँ ध्यान से देखो। अब इनको क्या बोल रहे हैं कि आजादी कब मिलेगी ये बता।
बोल रहा आजादी की तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो इसलिए आया हूं कि आप हमारे यहां यंगस्टर्स को भर्ती करवा दो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए और हमें सलाह दो फिर कैसे हम युद्ध करें अलग अलग जगह पे, और 6 मेंबर्स आपके यहां करवा देंगे, 11 में से कोई भी काम करवा लो हमसे। तो बोल रहे नहीं आजादी का बताओ, आजादी का इसका बताओ कि ये कब दोगे। बोला इसकी कोई बात नहीं है, ये तो अभी नहीं मिलेगा। बोला ठीक है फिर अभी हमारे सिपाहियों का ट्रूप्स का जो है सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, चलो निकलो। अगस्त ऑफर यहीं पर फेल हो गया क्योंकि इन्होंने आजादी देने से मना कर दिया। ये बोल रहे कि आजादी नहीं देंगे, हम आपको ऐसा करते हैं डोमिनियन स्टेट का स्टेटस दे देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेट का स्टेटस दे देंगे, यानी हम आपको आधी आजादी दे देंगे। क्या दे देंगे बच्चों? आधी आजादी, हाफ स्वराज, आधा स्वराज। भाई एक बात बताओ, आधा स्वराज तो हम 1929 से पहले मांग रहे थे, लाहौर सेशन से पहले। बाद में तो नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज के लिए बोल दिया था 1929 में। बोला उससे पहले दे देते, उस टाइम क्या मर गए थे तुम लोग? आधा स्वराज अब दोगे, अब तो जरूरत भी नहीं है, अब तो पूर्ण स्वराज लेंगे हम, तभी तो मांग रहे हैं आजादी। आधा स्वराज होता तो आधा स्वराज मांगते हम, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा आधा स्वराज। वो आधा उधा तुम अपने पास रखो और ये बताओ कि आजादी कब मिलेगी। बोला आजादी नहीं मिलेगी, डोमिनियन स्टेट का स्टेटस चाहिए तो बता दो, दे देते हैं अभी। बोला नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अगस्त ऑफर हो गया फेल, ये हो गया बच्चों फेल, क्योंकि हमने इनसे मांगी आजादी, ये हमको दे रहे हैं आधी आजादी। बोला हमको नहीं चाहिए तुम्हारी आधी आजादी। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगस्त ऑफर सबको समझ में आया? चलो जल्दी से बताओ, अगस्त ऑफर सबको समझ में आया? यस और नो, यस और नो, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ बेटा, यस और नो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ऐसा करते क्वेश्चन लगाएं फिर। देखो पहला क्वेश्चन तब तुम्हें मालूम है, द अगस्त ऑफर वॉज प्रेजेंटेड बाई लॉर्ड लिनलिथगो, ये तो तुमने कर ही लिया। चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भाई, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। द प्राइमरी एम ऑफ द अगस्त ऑफर वॉज टू, अगस्त ऑफर का प्राथमिक उद्देश्य था, जल्दी से अटेम्प्ट करो इसको, जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी, ध्यान से पढ़ के अटेम्प्ट करो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो अगस्त ऑफर का उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करना। चलो वेरी गुड, शाबाश बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अगस्त ऑफर इंक्लूडेड द प्रॉमिस ऑफ, अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित का वादा शामिल था। कौन सा वादा शामिल था? मतलब ये बोल रहे थे कि आप हमें ट्रूप्स दे दो, हम आपको ये दे देंगे। क्या दे देंगे भाई? आजादी तो देने से रहे, और क्या दे देंगे? क्या बोल रहे थे? बिल्कुल डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे इंडिया को, बिल्कुल डोमिनियन स्टेटस। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखो, बस 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 थम जाओ भाई, थम जाओ। जवाब आ गया तुम्हारा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रिस्पॉन्ड किया करो, मजा आ जाता है। बिल्कुल। अब इधर देखो, द डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज पुट फॉरवर्ड इन विच रेजोल्यूशन। अब भाई इस सवाल को करने के लिए हमें पूरा का पूरा ये इवेंट समझना पड़ेगा, ज्यादा लंबा नहीं है, फटाफट से समझ लेते हैं। चलो देखो, अब 1940 में ही दूसरा एक इवेंट है, डिमांड ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट स्टेट, है ना? डिमांड ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट स्टेट। यहां जब मैं स्टेट बोल रहा हूं ना बेटा, तो स्टेट का मतलब है देश। स्टेट वर्ड का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। तो एक पृथक राज्य के तौर पर, ध्यान से देखो बेटा, एक पृथक राज्य के तौर पर पाकिस्तान की मांग। तो एक पृथक राज्य के तौर पर पाकिस्तान की मांग, यानी पाकिस्तान डिमांड कर रहे हैं। ये पहली बार शब्द आया है पाकिस्तान, इससे पहले अभी हमने पाकिस्तान वर्ड नहीं पढ़ा हिस्ट्री में। तो पाकिस्तान नाम का एक पृथक राज्य ये लोग चाह रहे हैं इंडिया से। अब ये कहानी कैसे बनी, क्या हुआ है, ध्यान से समझो बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम लीग, कांडी वही है, कांडी वही है, मुस्लिम लीग वाले ही हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से समझते हैं इसको। बात है बेटा 1940 की। एक बहुत ही तुच्चा आदमी था, मोहम्मद अली जिन्ना।
तो 1940 की बात है, एक बहुत ही टुच्चा आदमी हुआ करता था, मोहम्मद अली जिन्ना। और इस मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुस्लिम लीग का एक सेशन किया। मुस्लिम लीग का एक सेशन था, लाहौर सेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन। ठीक है बेटा, तो याद रखो 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन का हेड है, चेयरमैन, प्रेसिडेंट। तो लाहौर में हो रहा है ये सेशन, ये लाहौर है इधर पे, तो लाहौर में ये सेशन हो रहा है। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहा है इस सेशन में कि भाई मुस्लिम लीग आज डिमांड करती है कि उसे एक पृथक राज्य, एक पृथक क्षेत्र दिया जाए, एक सेपरेट टेरिटरी दी जाए, सेपरेट स्टेट दिया जाए, जिसका नाम होगा पाकिस्तान। देख रहे हो कितना खुल के आ गया सामने। क्या बोल रहा है कि हिंदुस्तान से अलग हमें एक राज्य दे दो जहां पर हम लोग रूल कर पाए अच्छे से, जहां पर मुस्लिम्स के ऊपर मुस्लिम ही रूल कर पाए। हमें आप लोगों के साथ काम नहीं करना, साफ साफ बोल रहा है। हमें आईएनसी के साथ काम नहीं करना, हमें हिंदुस्तान में रह के इस तरह से मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं करना है। हमें ऐसा करो, हमें कुछ इलाके दे दो और हम उन्हीं पर रूल कर लेंगे। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक पृथक राज्य दे दो जिसको हम पाकिस्तान नाम देंगे, उसमें कुछ इलाके जो हमारी डिमांड के हैं वो शामिल कर दो। बोला कौन से इलाके भाई तुम्हारी डिमांड के? पहले तो ये बोल रहा है कि ये जो मैं बात बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान से अलग एक पृथक क्षेत्र हमें चाहिए, सेपरेट स्टेट हमें चाहिए, तो उसका मतलब इसने बताया कि मैं टू नेशंस थ्योरी की डिमांड कर रहा हूं। किसकी डिमांड कर रहा हूं? टू नेशंस थ्योरी। तो जिन्ना की इसे क्या बोलते हैं बच्चों? टू नेशंस थ्योरी। यानी भारत जो है वो एक राज्य बनके, भारत जो है एक स्टेट बनके नहीं रह सकता। इसने बोला टू नेशंस थ्योरी कि भाई अब तो टू नेशंस थ्योरी हमें अपनानी चाहिए, यानी मुसलमानों का एरिया अलग, हिंदुओं का एरिया अलग, ये इसने बोला। पर एक चीज याद रखो, तुम लोगों ने वो मूवी देखी है क्या, 3 इडियट्स? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, तुम लोगों ने वो मूवी देखी क्या 3 इडियट्स? है ना, देखी होगी, पक्का देखी होगी। ध्यान से देखो, बिल्कुल। उसमें चतुर याद है तुमको? चतुर, और चतुर की वो खतरनाक स्पीच, है ना? 3 इडियट्स मूवी अगर देखी है तो चतुर की स्पीच याद होगी। हाँ, तो चतुर जब वो स्पीच देने जाता है तो तुमको याद होगा चतुर की जो स्पीच है उसको तैयार किया था लाइब्रेरियन दुबे ने। याद है भाई? बिल्कुल, चमत्कार। अब देखो ध्यान से, लाइब्रेरियन दुबे याद है ना? तो चतुर की स्पीच लाइब्रेरियन दुबे ने लिखी थी और चतुर स्पीच बोल रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है? और लाइब्रेरियन दुबे क्या बोलता है? लाइब्रेरियन दुबे बोलता है कि सर बोल ये रहे हैं, शब्द हमारे हैं। तो बोल ये रहे, ये ससुरा चतुर है, ये ससुरा चतुर है, शब्द जो है किसी और के हैं। ठीक है, ये चतुर है, ये शब्द किसी और के, और वो शब्द किसके मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ये टू नेशंस थ्योरी दी है, 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया है कि हिंदुओं के लिए अलग देश होना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए। ये 2 नेशन, 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत इसने दिया है, बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो दिया है ये प्रेजेंट कर रहा है, इसको एक्चुअल में फ्रेम किया है सिकंदर हयात खान ने। सिकंदर हयात खान ने, सिकंदर हयात खान, इसने इस पूरे के पूरे स्पीच को तैयार किया था। ये है लाइब्रेरियन दुबे, ये है लाइब्रेरियन दुबे, है ना भाई? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब देखो बेटा, हाँ परमानेंट हूं सर। तो सिकंदर हयात खान ने ये पूरा तैयार किया और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको प्रेजेंट कर दिया। जैसे चतुर बोलता है ना, दुबे जी बोलते हैं कि इसका मतलब सुन लो। दुबे जी मतलब नहीं चाहिए, मैं रट लेगी, है ना? याद है? तो सिकंदर हयात खान ने जो पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया टू नेशंस थ्योरी का, वो जाके बड़बड़ 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 करके इसने बोल दिया लाहौर सेशन में। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो इस तरह से याद रखना, टू नेशंस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, बट इट वाज प्रिपेयर्ड बाय सिकंदर हयात खान। जो ये बोल रहा है वो इसके शब्द हैं, ये चतुर है, ये दुबे जी हैं। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। तो मोहम्मद अली जिन्ना अपने टू नेशंस थ्योरी में बोल रहा है कि
अब हिंदू और मुसलमान की जो एकता है वो थोड़ी कमजोर है और हमें ऐसा लगता है कि हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान में रहें और हिंदुस्तान से अलग एक पाकिस्तान नाम का देश बनना चाहिए जो मुसलमानों का देश हो, पूरी तरह से मुसलमान वहां पर मेजॉरिटी में रहें। यानी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है इट शुड बी मुस्लिम ओनली, ये मुस्लिम होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब देखो ध्यान से होता क्या है। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि भाई हमें अलग से एक स्टेट दे दो, एक कंट्री दे दो पाकिस्तान, और इसमें ये डिमांड भी कर रहा है कौन से एरियाज चाहिए इसको। ये बोल रहा है कि हमें एक तो ये दे दो हिंदुस्तान का ये वाला एरिया। ये कौन सा एरिया है बच्चों? इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस चाहिए एक तो इसको। आज इसे खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा इसको बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को। फिर ये मांग रहा है कश्मीर, है ना भाई, फिर ये क्या मांग रहा है? कश्मीर दे दो हमें, उस टाइम पे ये कश्मीर हुआ करता था पूरा। फिर बोल रहा है कि हमें पंजाब भी दे दो, इतना पंजाब दे दो हमें जहां पे मुस्लिम रहते हैं, पंजाब भी दे दो। फिर हमें सिंध भी दे दो, सिंध भी दे दो हमें, है ना, और हमें इधर पे ये पूरा दे दो बलूचिस्तान, ये क्या दे दो हमें पूरा इधर बलूचिस्तान। तो ये 5 इलाके इसने मांगे टू नेशंस थ्योरी में कि हमें कश्मीर, पंजाब, सिंध और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान, ये इलाके हमें दे दो, बाकी आप रख लो। ये इसने डिमांड की है, ठीक है। और इसके बाद एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसने डिमांड तो कर दी, ठीक है, पर ये पहली बार नहीं था, ये पहली बार नहीं था कि ये ऐसी डिमांड उठी हो। भली फॉर्मली औपचारिक रूप से पहली बार 1940 के लाहौर सेशन में ये उठ रहा है, औपचारिक रूप से पहली बार उठ रहा है। ऑफिशियली ये पहली बार पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेट, ये पहली बार है। पर एक बार कैजुअली ये बात हो चुकी है। तुम बोलोगे सर कहां हुई थी? तो बेटा लाहौर सेशन तो ये 1940 का है, एक इलाहाबाद सेशन चल रहा था 1930 में, 1930 में एक इलाहाबाद सेशन चल रहा था और इसमें मोहम्मद इकबाल जो है चेयरमैन थे मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सेशन के। इलाहाबाद सेशन के चेयरमैन कौन थे? मोहम्मद इकबाल। और 1930 में इन्होंने क्या कहा था कैजुअली, जिन्ना भी इस टाइम पे इनके सेशन में अटेंड कर रहा है इनको, तो इन्होंने बोला था, कैजुअली बोला कि भाई ऐसा है, अगर हिंदू मुस्लिम के बीच की यूनिटी को बनाए रखना है, एकता को बनाए रखना है, तो हमें थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा ताकि एक दूसरे की वैल्यू समझ में आ सके और तब जाके जो है यूनिटी बनेगी। पर मेरा तो ये मानना है, फिर ये बोल रहा है, पर मेरा तो ये मानना है कि अगर पृथक क्षेत्र बन जाएं, अगर हिंदुओं के लिए अलग एरिया और मुसलमानों के लिए अलग एरिया, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, ये हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो इन्होंने क्या बोला मोहम्मद इकबाल बोल रहे हैं कि भाई अगर हिंदुओं के लिए अलग राज्य हो और मुसलमानों के लिए अलग राज्य हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सब स्मूथली चलेगा। तो हमें ऐसा करना चाहिए, कि हमें हिंदुस्तान से अलग एक टेरिटरी मिल जाए। तो इन्होंने ये बात बहुत कैजुअली कही है, बहुत नॉर्मल तरीके से। पर जिन्ना उस टाइम इसके सेशन को अटेंड कर रहा था, मोहम्मद इकबाल के सेशन को, उसने सुन लिया भाई, उसके दिमाग में बैठ गया। वो 10 साल बाद 1940 में डायरेक्ट डिमांड कर रहा है कि हमने पाकिस्तान नाम सोच लिया, हमें इतनी इतनी टेरिटरीज दे दो और हम जो है अलग से करना चाहते हैं, शासन जो है अलग से करना चाहते हैं। ये यहां पर जो है अपने ध्यान से देखो, यहां पर ये इन्होंने इकबाल ने बोल दिया, ठीक है। तो इकबाल ने वही बोला जो यहां 1940 में जिन्ना बोल रहा है, यानी जिन्ना इंस्पायर्ड था मोहम्मद इकबाल के शब्दों से, ठीक है। और जिन्ना ने 1940 में पहली बार ये डिमांड कर ही दी है कि भाई हमें हिंदुस्तान से अलग एक दूसरा देश चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। अब मैं आपको बताता हूं, मोहम्मद इकबाल ने भी सेम इलाके बोले थे, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसके बाद अपना पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, यही इलाके ये मांग रहे थे, ठीक है भाई। मोहम्मद इकबाल भी, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी सेम डिमांड कर रहा है और मोहम्मद इकबाल ने भी सेम डिमांड की थी 1930 में, वहीं से इंस्पायर्ड है हमारा ये मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखो भाई, बस बात फर्क ये है कि वहां कैजुअली बोला था, यहां पर ऑफिशियली। तो अब होता क्या है कि ये सारी चीजें हो गई, कौन कौन सी डिमांड की जा रही है। अब
ये पाकिस्तान नाम कहां से आया? चलो डिमांड तो कर दी स्टेट की, पाकिस्तान नाम कहां से आया? ये तो कुछ नया ही नाम आया हमारे सामने, पाकिस्तान। ठीक है, उस टाइम पे नया नाम था। तो यहां पर देखा कि ये जो पाकिस्तान नाम है इसका मतलब क्या है, और ये जो नाम है ये एक स्टूडेंट ने दिया था, कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था, मोहम्मद इकबाल गए थे 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। मोहम्मद इकबाल गए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ से ये भी गए थे। तो वहां पर इनको एक इंसान मिलता है चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, ठीक है, चौधरी रहमत अली। ध्यान से सुनो बेटा, चौधरी रहमत अली बेसिकली लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लॉ परस्यू कर रहा था जब 1930 में अपने मोहम्मद इकबाल पहुंचे, और वो बहुत बहुत डीपली रिसर्च करता था मुस्लिम लीग के बारे में कि मुस्लिम लीग क्या एक्शन ले रही है, क्या कर रही है, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा फैन था मोहम्मद इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल बहुत बड़ा फैन था मुस्लिम लीग का। मैं क्या बोल रहा हूं, मोहम्मद अली बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहा हूं क्या, नहीं, रहमत अली, ठीक है। तो चौधरी रहमत अली जो है, चौधरी रहमत अली जो है वो बहुत बड़ा फैन था मुस्लिम लीग का, ठीक है, कुछ उल्टा बोल दिया शायद, हाँ, रहमत अली, बिल्कुल। देखो देखो ध्यान से देखो, चौधरी रहमत अली जो है वो लॉ परस्यू कर रहा है और बहुत ज्यादा बड़ा फैन है मुस्लिम लीग का, और उनको रिलीजियसली फॉलो करता है कि मुस्लिम लीग अब हिंदुस्तान में क्या स्पीच दे रही है, मुस्लिम लीग क्या एक्शन ले रही है, मुस्लिम लीग ने क्या किया, क्या कहा, क्या हुआ, सब पे नजर है। लंदन में बैठे बैठे न्यूज़पेपर्स कटिंग्स वगैरह सब रखता है मुस्लिम लीग के बारे में। तो जब इसको पता चला 1930 में मोहम्मद इकबाल आ रहे हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उस टाइम पे इसको लगा कि यार उनसे मुलाकात होगी तो मजा आ जाएगा। तो 1930 का मोहम्मद इकबाल ने अपना ये इलाहाबाद सेशन अटेंड कर लिया था। फिर 1930 में वो 12 नवंबर को मुस्लिम लीग के साथ पहुंच गए वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और वहां मिल गया, वहां मुलाकात हो गई लंदन में, किससे, इसी रहमत अली से। तो रहमत अली मोहम्मद इकबाल से मिलकर बड़ा खुश हुआ और बोला कि जनाब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब मुस्लिम लीग का क्या स्टेप है। अभी मैंने आपका हाल ही में एक सुना था, स्पीच सुना था आपके बारे में, स्पीच के बारे में पढ़ा कि आपने अपने इलाहाबाद सेशन में ये बोला है कि हिंदू और मुसलमानों को अब अपना अगर यूनिटी बचानी है तो उन्हें अपना अपना एरिया अलग कर लेना चाहिए, एक साथ काम करने की बजाय, ध्यान से देखो, एक साथ काम करने की बजाय उन्हें अलग अलग रहना चाहिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इस तरह की बात मैंने सुनी है। तो क्या ये सही है मोहम्मद इकबाल साहब? बोला बिल्कुल सही है, पर बोला कि अगर कल को कोई मुस्लिम स्टेट बनता है तो आपने उसके बारे में नाम सोचा है क्या? चौधरी रहमत अली बोल रहा है, क्या आपने कोई नाम सोचा है क्या? ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल बोले यार देखो मैंने तो कैजुअली बोली थी वो बात, हमने तो कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, पर आगे सोचेंगे, देखेंगे, अगर आपके दिमाग में कोई नाम है तो बताओ। तो मोहम्मद इकबाल ने पलट के बोला कि भाई अगर आपके दिमाग में कोई नाम है तो बताओ, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। आप इतनी रिसर्च कर रहे हो हमारे ऊपर, हमारे जो काम है, हमारी एक्टिविटीज उन पर नजर बनाए हुए, आप बताओ कोई नाम आपके दिमाग में है तो हम सोच लेते हैं, और आगे जब भी कोई इस्लामिक स्टेट बनेगा हिंदुस्तान से अलग तो उसका नाम रखेंगे। बोला ठीक है, आप मुझे 2-3 साल का वक्त दो, मैं बहुत बढ़िया नाम आपको सजेस्ट करता हूं। भाई साहब 2-3 साल का वक्त लिया, बहुत बढ़िया नाम सजेस्ट किया। क्या नाम सजेस्ट किया? पाकिस्तान। 1933 में चौधरी रहमत अली ने यह नाम दिया था पाकिस्तान, और इसके 2 मतलब बताए थे उसने। पाक का मतलब है पवित्र, पाक का मतलब है पवित्र, प्योर, और स्थान का मतलब है स्थान, पवित्र स्थान। देख रहे हो बे आयरनी, पवित्र स्थान, ठीक है, पवित्र स्थान। ये देखो, पाक का मतलब पवित्र और स्थान का मतलब स्थान। तो पवित्र स्थान जो है पाकिस्तान का एक सेंस ही हो गया। दूसरा सेंस क्या? देखो, पी से पंजाब, पी से पंजाब। उसके बाद ध्यान से देखो, ए से अफगान। ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है इसे अफगान प्रोविंस भी बोलते हैं, तो अफगान प्रोविंस, ठीक है, ए से हो गया अफगान प्रोविंस। फिर के से तुम सबको मालूम है, के से है, के से कश्मीर। तो ये पी से पंजाब, ए से, ध्यान से देखो, ए से अपना हो गया अफगान प्रोविंस, और फिर उसके बाद अपना के से हो गया कश्मीर, और उसके बाद देखो आई को छोड़ दो, अभी आई को छोड़ दो, स्थान, स्थान हो गया बलूचिस्तान का स्थान, बलूचिस्तान का स्थान हो गया स्थान। तो पाकिस्तान, आई जो है वो हेल्पिंग लेटर है,
हेल्पिंग लेटर है, मतलब वो नाम को जोड़ने में और उसको प्रोनाउंसिएशन में सही हेल्प करेगा। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। आज के टाइम में तो हम इसे पाकिस्तान बोलते हैं, के आई को पढ़ते हैं पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान ऐसे पढ़ते हैं पाकिस्तान। पर अगर ये आई ना हो, हेल्पिंग लेटर ना हो, तो कैसे पढ़ोगे? पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। थोड़ा सा के और एस पर जोर पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा जोर पड़ता है। किस पर? के और एस पर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, इसने अल्टीमेटली ये नाम को एक्सेप्ट किया पाकिस्तान, कि पाक मतलब पवित्र, स्थान मतलब स्थान। और दूसरा पंजाब, अफगान, कश्मीर, बलूचिस्तान, ये भी इनके हाथ में, तो ये भी सूट कर गया। और आई जो है हेल्पिंग लेटर है, बस नाम को स्मूथ बनाने के लिए ऐड हुआ है, पाकिस्तान, ठीक है। अदरवाइज तो क्या होता अगर हिंदी में लिखते तो पाकिस्तान। तो भाई इस तरीके से हमारा डिमांड ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट स्टेट हो गया। क्वेश्चंस करें क्या? चलो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो बेटा। द डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज पुट फॉरवर्ड इन विच रेजोल्यूशन? पाकिस्तान की मांग किस प्रस्ताव में रखी गई थी? ये बात, लाहौर सेशन, लाहौर रेजोल्यूशन। तो द डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज पुट फॉरवर्ड इन विच रेजोल्यूशन? लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर संकल्प या लाहौर प्रस्ताव। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, लाहौर संकल्प या लाहौर प्रस्ताव। 1940 ईयर याद रखना, 1940। और उस ससुरे को भी याद रखना, वो है ना सुकड़ी टांग, याद है? मोहम्मद अली जिन्ना, सुकड़ी टांग है वो, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, सुकड़ी टांग, चिपका मुंह, समझ रहे हो भाई? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के लाहौर सेशन में उसने ये डिमांड की थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई, हाँ ये देखो, द लीडर एसोसिएटेड विद द डिमांड फॉर पाकिस्तान, जल्दी बताओ, पाकिस्तान की डिमांड से रिलेटेड कौन है? जल्दी जवाब दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अब हमारे पास है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, ये और देखते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। 3 इवेंट्स हो जाएंगे हमारे। क्रिप्स मिशन जो है 1942 का इवेंट है, ध्यान से देखो बेटा, हाँ बिल्कुल। चलो देखो, अब क्रिप्स मिशन का क्या सीन है, ध्यान से समझो बेटा। होता क्या है कि अभी चल रहा है 1942 में पहला इवेंट है क्रिप्स मिशन, फिर इसके बाद आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आज हम क्रिप्स मिशन तक करेंगे। क्रिप्स मिशन क्या है? देखो भाई, हुआ ये कि अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 तो चल ही रहा है ना, 1939 से चल रहा है, 1945 तक चलेगा। 1942 में अभी भी अपना वर्ल्ड वॉर 2 तो चल ही रहा है, और इनको भयंकर जरूरत है नए सिपाहियों की। पिछली बार तो ये अगस्त ऑफर लेके आए थे, तो हमने इनको भगा दिया था, बोला भागो, तुम्हारी ऐसी की तैसी ससुरे, जब आजादी नहीं दे सकते तो ये क्या डोमिनेट स्टेटस का नाटक लगा रखा है। तो क्रिप्स मिशन, अब इस बार क्या होता है, ध्यान से सुनो। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है हिंदुस्तान। अब ये आया क्यों, उसका बैकग्राउंड समझाता हूं भाई। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है 1939 से 45 के बीच में, ठीक है, और एक तरफ एलाइड पावर्स, एक तरफ एक्सिस पावर्स। और होता यह है कि जापान जो है ना, एक्सिस पावर्स की तरफ थोड़ा लेट जुड़ा, मतलब 1939 निकल गया, सितंबर 1 सितंबर को वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुआ था। 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुआ, और उसके बाद 1939 पूरा निकल गया, 1940 पूरा निकल गया, 1941 भी ऑलमोस्ट निकल ही गया। पर दिसंबर में आ जाता है जापान। जापान एंट्री मार लेता है हमारे एक्सिस पावर्स की तरफ से, एक्सिस पावर्स की तरफ से, धुरी शक्तियों की तरफ से। तो जर्मनी, इटली, जापान, तो जापान एंट्री लेता है दिसंबर 1941 में। और जापान को लगता है, जापान को क्या लगता है बेटा, देखो ध्यान से, जापान को लगता है ये जापान है, यहां पर ये देखो, ये जापान है। तो जापान को लगता है कि भाई हम क्यों जाके यूरोप में जाके लड़े, हम क्यों जाके
अफ्रीका में जाके लड़े, हम क्यों जाके यहाँ ये जो अपना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है यहां पे जाके क्यों लड़े? तो उनको लग रहा है कि भाई हमें ऐसा है एक जगह जाना है बस और वहीं पे खेला हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जापान ने सोचा कि ना यूरोप जाने की जरूरत ना अफ्रीका जाने की जरूरत, यहां तो बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम अटैक करते हैं इंडिया पर। जापान का गोल क्या देखो कि हम इंडिया पर अटैक करते हैं। इंडिया अंग्रेजों की टेरिटरी है, अंग्रेजों की टेरिटरी है इंडिया। तो जैसे ही हम इंडिया को इन्वेड करेंगे, इंडिया पे कब्जा करेंगे, ये तो मर जाएंगे ससुरे। तो जापान जो है अपनी फोर्सेस के साथ पूरा साउथ ईस्ट एशिया जीतते हुए आ रहा है। जापान पूरे साउथ ईस्ट एशिया को जीतते हुए आ रहा है बुरी तरीके से, और सबको हराकर जापान जो है ये पहुंच रहा है आगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो जापान ने इन सारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इनको कन्विंस करके हरा के ये पहुंच गया यहां पर, है ना, इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में पहुंच गया। अब ध्यान से देखो, इंडियन ओशन में पहुंचने के बाद इसको लग रहा है कि यार ऐसा करते हैं म्यांमार की तरफ से अटैक करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अटैक करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी इनका बहुत कमजोर हाथ है, तो हमें एंट्री लेने में आसानी होगी नॉर्थ ईस्ट में। अब जैसी ये खबरें पहुंच रही है, क्योंकि देखो दिसंबर 1931 में जापान ने एंट्री ली। ध्यान से देखो बेटा, दिसंबर 1931 में सॉरी दिसंबर 1939 में जापान ने एंट्री ली। और जब जापान ने एंट्री ली तो इससे उम्मीद बहुत की जा रही है, और एंट्री लेते ही दिसंबर 1939 में एंट्री ली, और भाई मार्च, एक सेकंड, थोड़ी सी गलती हो रही है। दिसंबर 1939 नहीं, दिसंबर 1941, दिसंबर 1941 में जापान ने एंट्री ली, और मार्च 1942 में तो भाई जापान पहुंच गया रंगून। कहां पहुंच गया बच्चों जापान? रंगून पहुंच गया। म्यांमार की उस वक्त की जो कैपिटल है, म्यांमार को बोलते थे बर्मा, तो बर्मा की राजधानी थी यहां पर रंगून। गाना सुने हो ना, गाना सुने हो, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। सुना है कि नहीं सुना है? सुना तो होगा ही, बिल्कुल। ये पहले कैपिटल थी। तुम्हारा होमवर्क ये है कि अब जो म्यांमार की कैपिटल है वो याद करना। ठीक है, देखो भाई ध्यान से। तो रंगून जो है ये बर्मा की कैपिटल होती थी। जापान की फोर्सेस पहुंच गई रंगून, और जैसी मार्च 1942 में ये रंगून पहुंची जापानीज फोर्सेस, भाई साहब अंग्रेजों की हो गई है लुप लुप। ब्रिटेन जो यूरोप में लड़ रहा है, ध्यान से देखो, ब्रिटेन जो यूरोप में लड़ रहा है उसकी लुप लुप हो गई। अपनी सारी जो अलाइड पावर्स है उनकी तरफ देख रहा है, भाई अब क्या करें। ये तो जापानीज तो म्यांमार पहुंच गए, कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से इंडिया के अंदर। हमारी तो ऐसी तैसी हो गई, हमारी तो कॉलोनी हमारे हाथ से चली जाएगी, हम क्या करें, है ना भाई, हम क्या करें। तो इसके जो एलाइड हैं, ब्रिटेन के जो एलाइड पावर से साथ में जो दोस्त हैं, वो इसको बोल रहे हैं ससुरों कोई मिशन भेजो, हिंदुस्तान के लोगों को मनाओ, हिंदुस्तान के जो गांधी नेहरू हैं उनको मनाओ कि वो तुम्हें एक्स्ट्रा ट्रूप्स दें, और उन एक्स्ट्रा ट्रूप्स को थोड़ी बहुत आर्मी की ट्रेनिंग देके नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय कर दो, ताकि इधर से जापानीज फोर्सेस को रोक पाए। जल्द से जल्द करो, जल्द से जल्द करो। ध्यान से देखो, तो अब क्या होता है कि भैया क्रिप्स मिशन जो है अब तैयार किया जाता है। यानी ब्रिटेन को इसके जो एलाइड पावर से साथ में यूएसएसआर है ना, यूएसए, चाइना और दूसरा फ्रांस, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तुम कुछ करो यार, इंडिया के उन लीडर्स को मनाओ कि वो एक्स्ट्रा ट्रूप्स दें और उनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग के साथ नॉर्थ ईस्ट में, अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय कर दो, ताकि उधर से अपने ये जापानीज फोर्सेज वो आ ना पाए। बोला ठीक है। तब इन्होंने भेजा क्रिप्स मिशन, जल्दी से क्रिप्स मिशन को भेजा, और क्रिप्स मिशन को बोला कि भाई जो मामला है वो सक्सेसफुल होना चाहिए, जिस चीज के लिए जा रहे हैं वो सक्सेसफुल होना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन जो है ये 3 बंदे लेके आते हैं, 3 बंदे लेके आते हैं। पहले बंदे का नाम है, ओहो देखो बेटा ध्यान से, पहले बंदे का नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स, और 2 बंदे थे, वो थोड़े इनफेमस से नाम है, वो यहां पे करने की जरूरत नहीं है। पर कैबिनेट मिशन
कैबिनेट मिशन में जो 3 बंदे आएंगे वो याद रखने हैं। तो तुम्हें यहां पे मेन जो नाम याद रखना है वो है स्टेफर्ड क्रिप्स। तो स्टेफर्ड क्रिप्स जो है एक पॉलिटिशियन है, ये आया है यहां पर क्रिप्स मिशन लेके, और इसको मालूम है 2 ही लोगों से बातचीत करनी है, एक तो गांधी जी, नेहरू जी। सीधे जाके आईएनसी के उन्हीं दोनों लीडर से मिला, सीधे गांधी जी और नेहरू जी से मिला। तो गांधी जी और नेहरू जी को बोल रहा है जाके कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में हमें आपके जो यंगस्टर्स हैं उनकी थोड़ा सा रिक्रूटमेंट करनी है, जापान की आर्मी आ रही है म्यांमार की तरफ से हमारे ऊपर अटैक करने, ठीक है। तो ये गांधी जी और नेहरू जी को समझा रहे हैं कि गांधी जी, नेहरू जी, स्टेफर्ड क्रिप्स समझा रहा है कि जापान की फोर्सेस आ रही है, म्यांमार के रंगून तक पहुंच चुकी है, बर्मा के रंगून तक पहुंच चुकी है, बताओ क्या करना है, जल्दी से नए नए लड़के भर्ती करने को हमें परमिशन दो और हम उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के साथ नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय करेंगे, जल्दी बताओ। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई देखो, तुम्हें जो करना है करो, हमारी तो बस एक ही डिमांड है, हमें दे दो तुम आज़ादी, हमें तुम आज़ादी दे दो और हम तुम्हें ट्रूप्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर में क्रिप्स को लगा, स्टेफर्ड क्रिप्स को, भाई ये तो मान ही नहीं रहे, ऐसा करते हम हार जाएंगे वर्ल्ड वॉर 2 में, फटाफट से जो भी इनकी डिमांड है पूरी कर लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन में क्रिप्स ने बोला ठीक है, आप ऐसा करो कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक रुक जाओ, उसके बाद हम आप लोगों को आज़ादी दे देंगे, ठीक है भाई। ऐसे ही वादा कुछ इन्होंने पहले भी किया था कि हमारे साथ चलो, सैलरी, पेंशन, प्रमोशन, ऑनर सब देंगे। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि आप बस अभी भर्ती करवा दो और हम जो है आपको आजादी दे देंगे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती। गांधी जी बोल रहे हैं भाई ऐसा है, सुन मेरी बात। गांधी जी क्या बोल रहे हैं, बोला जो तू चप्पलू बना रहा है ना मेरे को, ये मैं पहले भी बन चुका हूं एक बार वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, तो हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा जरा कम है, तो इस तरह की लंबी लंबी मत छोड़ो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बताओ कि सच में देने वाले हो आज़ादी कि नहीं, और अगर ऐसे ही बोल रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। बोला हम आपको सच में आज़ादी देंगे 1945 के बाद, यानी मतलब 1945 ईयर नहीं बोला, ये बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। पहले कैसे पता हो सकता है कि कौन से ईयर में खत्म होगा, तो ईयर नहीं बोला, जब भी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा उसके 1-1.5 साल बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो इस तरीके से यहां पर गांधी जी बोल रहे भाई ऐसा है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद तू हमें आजादी देगा, करेंगे क्या तब हम आजादी का, जब तू वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हमें आजादी देगा तो हम करेंगे क्या इतनी गुलामी का, जो हमने इतनी गुलामी की उसका कोई फायदा मिलेगा हमें। तो ऐसा है कि इतना लेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी दे सकते हो, पावर ट्रांसफर अभी कर सकते हो हिंदुस्तानियों के हाथ में, तो अभी बताओ, अभी इंतजाम करते हैं, इतना आगे का टाइम मत सोचो 6 महीने 5 महीने, ठीक है, या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम आपको आजादी देंगे, इतना आगे का मत सोचो। तो गांधी जी ने साफ साफ बोला जो आप ये हमें ऑफर दे रहे हो ना, ये जो क्रिप्स मिशन आप जो ऑफर लेके आए हो, ये जो क्रिप्स है ये बोल रहा है, इसको बोल रहे हैं गांधी जी की जो तू ये ऑफर लेके आया है, ये ऑफर हमारे लिए पोस्ट डेटेड चेक है। ये क्या है बच्चों, पोस्ट डेटेड चेक। बोला ये हमारे लिए पोस्ट डेटेड चेक है, आगे की तारीख का चेक है, आगे की तारीख का चेक है। तू ये क्या कौन सा चेक लेके आया हमारे पास, आगे तारीख का चेक है भाई। आगे की तारीख का चेक का मतलब होता है यानी ऐसा ऑफर, यानी ऐसा चेक जो कल को पता नहीं कि क्लियर होगा कि नहीं। अब मान लो मैं अपने किसी दोस्त को 2 लाख रुपए दे देता हूं, भाई तू उधार ले ले, तेरा अगर तेरी जरूरत है तो तू 2 लाख रुपए उधार ले ले। वो बोल रहा है हाँ मैं तेरे को ना तेरे को महीने भर के अंदर जो है एक चेक के थ्रू वापस लौटा दूंगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने पैसे दे दी 2 लाख। अब 2 महीने बाद 1 महीने बाद ये मेरे को बोल रहा है कि भाई ये ले तेरे 2 लाख, मैंने चेक बना के दे दिया, इस चेक को तू 2 दिन बाद डाल देना और तेरे खाते में पैसे आ जाएंगे मेरे खाते से कट के। पता चला कि 2 दिन बोल के गया वो कि 2 दिन बाद तू ये चेक डाल देना और उसके बाद मेरे खाते से तेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। भाई साहब ने क्या किया, चूना ही लगा दिया मुझको, मान लो चूना लगा दिया। मैं तो वेट कर रहा हूं कि ये मेरे को मेरे पैसे लौटाएगा। वो भाई साहब जो है गायब ही हो गए, अगले 1-2 महीने में गायब ही हो गए। मैं फोन ट्राई कर रहा हूं नहीं मिल रहा, वो कहीं उसके एड्रेस पे जाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पर भी ताला वाला सब ठुका हुआ है। इसका मतलब जो है वो आगे की तारीख का चेक देके कि इसको तू 8-10 दिन बाद लगा लेना, 1-2 महीने बाद लगा लेना या कुछ भी ऐसा, ठीक है 1-2 महीने बाद लगा देना, तेरे पास पैसा आ जाएगा 2 लाख। वो मेरे को चेक देके चला गया मान लो। अब मैं क्या कर सकता हूं उसका, और जब मैं चेक डालूंगा तो पता चला कि उसका तो वो खाता ही नहीं है, वो जिस अकाउंट में उसका खाता था, जिस अकाउंट में उसका बैंक का अकाउंट था, जिस बैंक में उसका अकाउंट था, वो बैंक ही क्रैश हो गया है।
अब तुम खुद सोचो, गांधी जी इसको बोल रहे हैं कि भाई आप तो हमें आगे की तारीख का चेक दे रहे हो, आगे का किसने देखा है? आप बोल रहे हो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप हमें आजादी दोगे, इतने आगे का किसी ने थोड़ा सोचा है, इतना आगे का नहीं सोच रखा हमने। और इस पर नेहरू जी ऐड कर रहे हैं, बोले गांधी जी मजे लेते हुए, गांधी जी आगे की तारीख का चेक तो है, वो भी ऐसे बैंक का चेक है जो क्रैश होने वाला है, आने वाले टाइम में अंग्रेजों की बैंड बजने वाली है, हिंदुस्तान छोड़ के जाने वाले हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसे बैंक का चेक दे रहे हैं हमको कि गांधी जी जो डूबने वाला है, पिटने वाला है बुरी तरीके से। तो यहां पर याद रखना, पोस्ट डेटेड चेक तो गांधी जी ने कहा, और उसके बाद जो ऐड की लाइन नेहरू जी ने ऐड की कि गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक तो है, आगे की तारीख का चेक तो है, बट ऑन अ क्रैशिंग बैंक, मतलब ऐसे बैंक का है जो क्रैश होने वाला है। यानी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ऐसे बैंक का है जो क्रैश होने वाला है। तो बोला इससे कोई फायदा नहीं, इनकी अभी जो आजादी मिलेगी या अभी जो ये वादा करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, अब तो कोई मतलब नहीं, अब तो मिल ही जाएगी थोड़े दिनों में। तो याद रखो, गांधी जी को क्या बोल रहे हैं नेहरू जी, गांधी जी आपने बोल तो दिया पोस्ट डेटेड चेक, आगे की तारीख का चेक, पर ये ऐसे बैंक का चेक है जो आगे जाके क्रैश होने वाला है। इस तरीके से मजे लिए हैं गांधी जी और नेहरू जी ने। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या है? द हेड ऑफ द क्रिप्स मिशन। हेड ऑफ द क्रिप्स मिशन कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ ठीक है, बिल्कुल, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, विच इंडियन लीडर कॉल्ड द क्रिप्स मिशन अ पोस्ट डेटेड चेक? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई लोग, पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा है, मतलब किसने कहा है ये स्टेटमेंट? ए महात्मा गांधी, ए महात्मा गांधी, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, तो आज हमारा सेशन यहीं पे खत्म कर रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके आगे की कहानी, 2-3 इवेंट्स की, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सबको इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, सभी लोग। सबको समझ में आया कि नहीं? 1940 का अगस्त ऑफर, 1940 का डिमांड ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट स्टेट और क्रिप्स मिशन सबको क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी पीडीएफ्स भेज दी गई, अपलोड हो जाएंगी आज, ठीक है, डोंट वरी। वो ऐप पर भी थोड़ी गड़बड़ चल रही थी ना कल, वो आज रिजॉल्व हो गई है। स्ट्रेटजी वाली वीडियो आज अपलोड हो जाएगी। चलो बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, समझ में आया, अच्छी बात है। अब ऐसा है, कल मिलते हैं, और आज टेस्ट भी है, 8 बजे टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। 10 क्वेश्चन दिए हैं, और ससुरे कहीं अटके ना और मार्क्स कम आए फिर बताऊंगा तुमको मैं। चलो, फाउंडेशन की क्लास में मिलते हैं, टेस्ट 8 बजे चालू हो जाएगा, ठीक है। आगे की कहानी कल सुनेंगे। चलो, टेक केयर, बाय बाय।